कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 35 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 35 में 3-4 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोन थ्रू ए ट्यूब। कोई ट्यूब है, उसमें इसको फिट कर देते हैं। ट्यूब है या पाइप है जिससे होकर के कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसमें इस वेंचुरीमीटर को फिट कर देते हैं। तो ये मेज़र करके बता देता है कि हाउ मच लिक्विड हैज़ फ्लोन थ्रू द ट्यूब। फिर एक है टोर्सली थ्योरम। टोर्सली थ्योरम वेलोसिटी बता देती है। तो कोई लिक्विड में, कोई बीकर में कोई लिक्विड फील्ड है, कोई टैंक में, कंटेनर में कोई लिक्विड फील्ड है, तो उसमें एक होल बना दिया, तो उस होल से हो करके जो लिक्विड फ्लो करेगा उसके वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो टोर्सली थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू वेलोसिटी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना यहाँ से कर सकते हैं टोर्सली थ्योरम की हेल्प से, और टाइम टेकन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद है रेनॉल्ड्स नंबर और विस्कस फोर्स। फिर लास्ट टर्मिनल वेलोसिटी है, वो नेक्स्ट पेज में कवर करेंगे। तो विस्कस फोर्स तक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के बारे में सबसे पहले बात कर लें कि एक डिवाइस है जो किसी ट्यूब में या किसी पाइप में आप फिट करते हो, और फिट करने का पर्पस क्या है कि वहाँ से होकर के कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम या उसका अमाउंट कैलकुलेट करना। तो ये एक इसके दो एंड्स हैं वेंचुरीमीटर के, एक एंड हो गया, दूसरा एंड हो गया। इन दोनों एंड्स को जाकर के पाइप में फिट कर दिया आपने। उस पाइप को बीच से एक ब्रेक किया और उस ब्रेक में जाकर के वेंचुरीमीटर को फिट कर दिया। तो दोनों एंड्स, अब इसको देखो बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से आप समझ सकते हो। इसमें इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है। एक तो स्पीड ऑफ फ्लूइड ये कैलकुलेट किया है सबसे पहले, तो V1 वहाँ उस पाइप से होकर के कितना स्पीड के साथ में लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक्सप्रेशन इज V1 इज इक्वल टू A2 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये A1 और A2 क्या है, A1 एंड A2 आर क्रॉस सेक्शन एरियाज, है ना। तो और H इज हाइट, और दूसरा हम कैलकुलेट कर पाए क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड की कितना क्वांटिटी फ्लो कर पाई है उस ट्यूब से, उस पाइप से, वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाए। तो इसका एक्सप्रेशन V1 का एक्सप्रेशन था, बस उसको A2 से मल्टीप्लाई करना होता है। A2 मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट यानी कि वॉल्यूम मिल जाता है। तो सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से इसको हमें करना होता है सोल्व। तो बर्नौलीज थ्योरम में एक ट्यूब को पूरा हॉरिजॉन्टल मान लिया है हमने। तो जब हॉरिजॉन्टल ट्यूब मान लेते हैं तो बर्नौलीज थ्योरम रिड्यूसेस टू इट्स सिंपलर फॉर्म। तो उसमें जो लास्ट वाली टर्म होती है ρgh वाली टर्म, वो हट जाती है, क्योंकि दोनों तरफ ρgh की वैल्यू तो दोनों तरफ सेम ही होगी। ρgh1 इस तरफ आ रहा है, ρgh2 इस तरफ आ रहा है, तो h1 इज इक्वल टू h2 बिकॉज द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। तो दोनों एंड्स सेम हाइट पे हैं, तो h1 और h2 ये दोनों h के बराबर हो गई, तो ये टर्म हट जाती है उसमें से। तो वो सिर्फ क्या बचता है, फिर बचता है P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये टर्म बचती है। तो यहीं से स्टार्ट किया है। तो इसमें P2 वाली टर्म को P1 के साइड में ले गए, और ये जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म थी उसको इस तरफ ले गए RHS पे। तो ये एक्सप्रेशन बन गई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ओके, अब इसमें ये P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस है, और यानी P1 और P2 वैसे हैं क्या, एक एंड पे प्रेशर P1 है, दूसरे एंड पे प्रेशर P2 है। इधर स्पीड इसकी लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड V1 है, और इस तरफ लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड V2 है दूसरे एंड पे। तो ये इस एक्सप्रेशन को हमने एक सिंपलर फॉर्म में मैथमेटिकली रीअरेंज करके टर्म्स को एक सिंपलर फॉर्म में इसको रख लिया। तो ये फॉर्म क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये केवल रीअरेंजिंग करके टर्म्स की लाए हैं, इसमें और ना कोई फॉर्मूला यूज़ किया है, ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब यहाँ इसके बाद में एक चीज़ हम इसमें सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं कि ये जो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर है,
इसकी जगह पे a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 मिलता है। यहाँ पे v2 अपॉन v1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर। तो ये सब्सटीट्यूशन करके और इसको v1 के लिए सोल्व कर लिया, क्योंकि हम तो v1 ही, अच्छा ये a1 और a2 क्या है, a1 a2 आर द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ टू एंड्स। एक का a1 है क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे का a2 है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको फिर v1 के लिए सोल्व कर लिया इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हम अल्टीमेटली निकालना तो वॉल्यूम ही, ये वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगी, वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहला इस स्टेप में यानी वेलोसिटी निकल गया और फिर उसको बस सिंपली क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वेलोसिटी इसको v1 के लिए सोल्व कर लिया और इमीडिएटली आपको एक्सप्रेशन मिल गया आसानी से, v1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अंडर रूट ले लिया पूरी टर्म का, तो v1 इज इक्वल टू a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब लिक्विड की क्वांटिटी का आपको एक्सप्रेशन निकालना था, तो इसको a1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। v1 है इसलिए a1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, अगर v2 होता तो a2 के साथ मल्टीप्लाई करते। तो बिकॉज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो ये v1 का एक्सप्रेशन ऊपर निकाल चुके थे, तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया a1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो यू गेट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू a1 इंटू a2 अंडर रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, a1 a2 क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं बोथ द एंड्स, और 2g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h इज हाइट एंड बस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं। तो ये वेंचुरीमीटर का एक डेरिवेशन भी हो गया और इसको हमने इसका काम करने का तरीका भी समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्सलीज थ्योरम। तो इसमें एक कंटेनर में कोई लिक्विड फील्ड है और इस कंटेनर की हाइट है h, कैपिटल H। तो वो कैपिटल H कंटेनर की हाइट ना बोल करके बल्कि ये बोलो कि जहाँ तक उसमें लिक्विड फील्ड है वो हाइट है कैपिटल H, ग्राउंड से मेज़र की गई है। और इसमें एक होल ऊपर आपने बना लिया कहीं पे और वो सरफेस से उसकी डेप्थ h है, ये मेज़र किया गया है, ठीक है। सरफेस से उसकी डेप्थ है स्मॉल h और ये जो पूरी हाइट थी सरफेस उस लिक्विड के सरफेस की वो ग्राउंड से मेज़र की गई है और वो कैपिटल H है। तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम आपने लगाई। बर्नौलीज थ्योरम किन किन दो एंड्स के बीच में लगी, एक तो लिक्विड का जो सरफेस है वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम, एक एंड तो वो हो गया, और दूसरा एंड हो गया जो वो होल किया है आपने लिक्विड के सरफेस से h डेप्थ पे नीचे की तरफ, वहाँ पे वो उसको दूसरा एंड माना गया है, तो वो एक वहाँ पे लगी है बर्नौलीज थ्योरम। तो ये दोनों पॉइंट पे आपस में इक्वल होना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम तो यही कहती है कि भाई वहाँ पे भी आपने सारी की सारी एनर्जीज का समेशन कैलकुलेट कर लिया एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड फिल्ड इन कंटेनर, और यहाँ पे होल पे भी आपने सारी की सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर ली, तीनों का समेशन। तो ये तो दोनों जगह तो बराबर ही आना चाहिए। तो अब सबसे पहले जो सरफेस है वहाँ पे आपने देखो कैलकुलेट किया है, तो वहाँ पे प्रेशर एनर्जी तो कैपिटल P हो गई और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी उसके डाउन जाने की बहुत कम है, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो उसको ज़ीरो ही मान सकते हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही होगी जितना वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा जिस वेलोसिटी के साथ में, तो उस जो लिक्विड का सरफेस है उसके नीचे की तरफ शिफ्ट होने की वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़ीरो हो गई। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो ग्राउंड से कितना हाइट पे, कैपिटल है, कैपिटल H हाइट पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई ρgh। तो टोटल एनर्जी कितना मिल गई, P प्लस 0 प्लस ρgh। ये तो हो गई एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अब होल पे कैलकुलेट करते हैं। होल पे होगा प्रेशर एनर्जी तो P ही है, P क्यों है, P इसकी एटमॉस्फेयर की प्रेशर एनर्जी है, और यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर रहा है लिक्विड, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ रो v स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे हाइट कितना है, कैपिटल H ग्राउंड से थी और उसमें से H रिड्यूस हो गई, तो कैपिटल H माइनस H स्मॉल h, तो ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो हो गई रो जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, सोल्व कर लिया, आसानी से आपको
v की वैल्यू मिल जाती है, v इज इक्वल टू √2gh। फ्री फॉल की वेलोसिटी है, आसानी से याद रखी जा सकती है। यानी कोई फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से फ्रीली छोड़ दो तो वो कितना वेलोसिटी अटेन कर लेता है इन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस h, वही यहाँ पे जो फ्लूइड उस होल से एग्जिट हो रहा है वो भी इतना ही वेलोसिटी के साथ एग्जिट होता है। तो ये एक्सप्रेशन आपका देखा वाला है, इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, √2gh। अच्छा, अब इसे नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करने में टाइम कितना लगता है, तो उसको कितना इसको डिस्टेंस चल के जाना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इतना डिस्टेंस चल के जाना है। इट इज़ इक्वल टू हाफ GT²। ओके, इट इज़ इक्वल टू हाफ GT²। ये कौन सी इक्वेशन लगाई है, ये हमने सेकंड इक्वेशन लगा रखी है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो S की जगह पे तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख रखा है, और इनिशियली वो जीरो वेलोसिटी से निकला था, UT की वैल्यू जीरो हो गई, प्लस 1/2 GT²। तो एक ही जगह पे G रख लिया आपने, तो 1/2 GT² हो गया। तो यहाँ से T आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, T इज इक्वल टू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन G, ये हो गया। अच्छा, अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा वो कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी है, तो इसमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब टाइम टेकन आपने कैलकुलेट किया है ना, तो वो u की वैल्यू 0 ली है, क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हो आप, ये पूरा का पूरा मोशन वर्टिकल मोशन कंसिडर किया गया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, क्योंकि जो वेलोसिटी √2gh है वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज वाई 0 वाज टेकन देयर। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी है उसको टाइम टेकन के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई √2gh विच इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन G विच इज़ टाइम टेकन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, सोल्व किया, तो x की वैल्यू मिलती है आपको 2√h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब h इज इक्वल टू कैपिटल H/2। कैपिटल H/2 अगर इसमें आप सब्सटीट्यूट कर देते हो तो आपको x की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। x की मैक्सिमम वैल्यू से मिलने से मतलब है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लिक्विड स्ट्रीम ट्रेवल कर सकती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल H ट्रेवल कर सकती है, कैपिटल H से ज़्यादा नहीं ट्रेवल कर सकती। कैपिटल H आप ध्यान रखें कि जितना हाइट तक लिक्विड फिल्ड था कंटेनर में, टैंक में, वो हाइट थी, तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड नहीं जा सकता है जितना टैंक में लिक्विड की हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले इसके लिए विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर हो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक सरफेस के ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उन दोनों के सरफेसिस के बीच में एक अपोज करने वाली, मोशन को अपोज करने वाली एक फोर्स जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स काम क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है उस मोशन का। एक पहले सरफेस के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करा रहे हो तो इसके मोशन को अपोज करेगी फ्रिक्शन फोर्स। इसी तरीके से कोई एक लिक्विड है, उस लिक्विड में जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, उन डिफरेंट लेयर्स के बीच में भी एक तरह की अपोजिशन फोर्स, रेजिस्टेंट फोर्स एक्टिव रहती है, और ये काम करती है उन लेयर्स के रिलेटिव मोशन को रोकने का, उन लेयर्स के रिलेटिव मोशन को रोकने का, अपोज करने का काम करती है ये फोर्स, और इसका नाम होता है विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसको डिफाइन करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। तो डिफरेंट लिक्विड्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफरेंट होते हैं। तो उसी से ये पता चलता है कि कोई लिक्विड में कितना विस्कस फोर्स लगती है, और एक लिक्विड में कितना लगती है, किसी दूसरे लिक्विड में कितना लगती है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस लिक्विड का ज़्यादा होता है उसमें विस्कस फोर्स ज़्यादा लगती है, किसी दूसरे लिक्विड में जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है वहाँ पे
विस्कस फोर्स कम लग रही होती है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसी से डिफाइन होती है। तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाली फोर्स को कैपिटल विस्कस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो एक रिवर के एग्जांपल से आप इसको समझ लो। एक रिवर है और उसका एक सबसे नीचे हॉरिजॉन्टल बेड है, ठीक है, जो नदी का बिल्कुल बॉटम है, रिवर का बॉटम है। तो वहाँ पे एक लेयर फ्लो कर रही है, उस लेयर के फ्लो करने की वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि वो तो ग्राउंड के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में ही है। तो ग्राउंड इज इन इट सेल्फ इज इन रेस्ट, तो उसके साथ में जो लिक्विड की लेयर कॉन्टैक्ट में है वो भी रेस्ट में रहती है। उससे ऊपर जस्ट ऊपर वाली लेयर थोड़ा बहुत वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, उससे और ऊपर वाली लेयर थोड़ा और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो ऊपर की तरफ चलते जाते हो तो डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। ये एक्चुअल में ऐसी कोई लेयर्स है नहीं है, वो लेयर्स आपने एज्यूम कर रखी हैं कि सच लेयर्स आर देयर, ताकि उनके बीच में लगने वाली उनके बीच की डायनेमिक्स को आप स्टडी कर सकें। तो ये आपने देखा इस पूरी सिचुएशन में जितनी भी सारी लेयर्स थी ऊपर की तरफ चलते जाते थे टूवर्ड्स टॉप ऑफ द रिवर, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती थी, और जो बिल्कुल बॉटम के कांटेक्ट में जो लेयर थी उसकी वेलोसिटी सबसे कम थी। तो ये ऊपर की तरफ चलने में वेलोसिटी में जितना चेंज आ जाता है उस चेंज को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना ऊपर की तरफ चलने से, जब ऊपर की तरफ चलते जाते हो जो लेयर्स ऊपर की तरफ है उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप एक डेल्टा जेड डिस्टेंस चले ऊपर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली डेल्टा जेड डिस्टेंस चलने से वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड डिफाइन कर लिया आपने। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा जेड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाली फोर्स उनके वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, इसके प्रोपोर्शनल होती है, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। और दूसरे जो दो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका आपस में कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कैपिटल A उसके प्रोपोर्शनल होती है, तो कैपिटल A के प्रोपोर्शनल होती है। इन दो फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल होती है, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइंडली लिख लो, तो यू गेट F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। और फिर एक कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ईटा, तो एक्सप्रेशन बन जाता है F इज इक्वल टू ईटा कैपिटल A डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। तो ईटा जो है ये ईटा ही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये एक कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसलिए क्योंकि जो F प्रोपोर्शनल था दो फैक्टर्स के, एक तो कैपिटल A के और एक डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड को, तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कोफिशिएंट हमने उसमें यूज़ किया था। इस कोफिशिएंट को ही हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह रहे हैं। तो F इज इक्वल टू ईटा कैपिटल A डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ से आप ईटा कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये डिफाइन तो हो गया, ईटा इज डिफाइंड दिस वे ओनली, और यहाँ से ईटा के लिए ईटा कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी SI यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ओके, तो इसमें अगर इसकी SI यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F की SI यूनिट रख देंगे, A की SI यूनिट रख देंगे, अपॉन में डेल्टा V यानी वेलोसिटी की SI यूनिट रख देंगे, डेल्टा Z यानी कि लेंथ इसकी SI यूनिट रख देंगे, तो आपको ईटा की SI यूनिट भी मिल जाएगी और ऐसी डायमेंशंस भी मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक तरह का नंबर है जो डिफाइन करता है कि फ्लो कैसा है, किसी पाइप से होने वाले लिक्विड का फ्लो कैसा है। तो दो तरीके का फ्लो हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि जब एक पार्टिकल जिस पाथ से होकर के गया है उससे पीछे आने वाला पार्टिकल उसी के पाथ को अडॉप्ट करे। तो अगर इस तरह का, जैसे चींटी एक के पीछे एक चल के जाती है, तो इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। और अगर वो पीछे वाला पार्टिकल मॉलिक्यूल आगे गए हुए मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो नहीं करता है तो इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, यानी अपोजिट ऑफ स्ट्रीमलाइन इज टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड नंबर ये डिफाइन कर लेता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइंड है कि टर्बुलेंट है, तो इससे ये पता चलता है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही स्ट्रीमलाइंड रहता है।
मैक्सिमम वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन रहता है। वेलोसिटी अगर लिक्विड के फ्लो होने की उस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये स्ट्रीमलाइन नहीं रह सकता किसी भी तरीके से, फिर ये टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन कर रखा है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की टर्म्स में आप रिनोल्ड नंबर भी डिफाइन कर सकते हो, या रिनोल्ड नंबर की टर्म्स में आप क्रिटिकल वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड बोथ द वेज। तो न्यूमेरिकल में कई बार क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, रिनोल्ड नंबर दे रखा होगा तो ये कर सकते हो, या फिर ये पूछा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी दे रखी होगी और वो पूछेगा कि ये बताओ कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो वहाँ पे आप रिनोल्ड नंबर कैलकुलेट करके देख लो। तो रिनोल्ड नंबर की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं कि भाई 3000 से ज़्यादा होता है तो टर्बुलेंट हो जाता है, 3000 से कम होता है तो स्ट्रीमलाइन रहता है, 2000 से 3000 के बीच में ट्रांजिएंट रहता है, मतलब इट इज़ नाइदर स्ट्रीमलाइंड और नोर टर्बुलेंट। तो 0 से लेकर 2000 तक है तो पक्का स्ट्रीमलाइंड है, 3000 से अबोव है तो पक्का टर्बुलेंट है, इसके बीच में अनस्टेबल है, अनस्टेबल ही कहा जाता है बस, इट इज़ नॉट स्ट्रीमलाइंड नो टर्बुलेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी दे रखी होगी उन्होंने, तो कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, और आर की वैल्यू जिस रेंज में भी पड़ रही होगी उस रेंज के हिसाब से उसको स्ट्रीमलाइंड या टर्बुलेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो देखो ये क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने कैसे डिफाइन किया है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ईटा अपॉन रो इंटू कैपिटल डी। ठीक है, इसको बस ऐसे डिफाइन किया गया, इसका कोई डेरिवेशन तो कुछ है नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें वो समझ लेते हैं। वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी, कैपिटल आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो अभी अभी डिफाइन करके आए थे, अपॉन रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस भी ट्यूब से होकर के वो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर। अब इसमें ईटा अपॉन रो है, इसको एक और टर्म डिफाइन की गई करते हैं, इसको काइनेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो ईटा अपॉन रो को मैंने काइनेटिक विस्कोसिटी लिख दिया नेक्स्ट लाइन में, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी रही हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को एक और आसान तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जो कि याद रखने के लिए ज़्यादा सुटेबल फॉर्म है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन कैपिटल डी। तो आप ये देख रहे हो क्रिटिकल वेलोसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड कर रही है, ये तो एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, बाकी 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो काइनेटिक विस्कोसिटी पे और एक कैपिटल डी पे। तो काइनेटिक विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और डायमीटर जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी उतना कम होगी, जितना पतली ट्यूब से फ्लो कर रहा होगा उतना क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। कैपिटल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी ज़्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, कैपिटल डी कम है, डायमीटर कम है तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब एक लास्ट टॉपिक है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को पहले थोड़ा सा तो अभी इंट्रोड्यूस किया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताते समय, तो थोड़ा सा और समझेंगे इसको। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, तो जब ये लिक्विड नीचे की तरफ, जब ये किसी ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड में ड्रॉप किया, तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे लिक्विड में चलता रहे, नीचे गिरता रहेगा, तो ये अपने ऊपर एक ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जैसे लगती है ना, इसी तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक तो बॉयंट फोर्स तो लगती है ये, बट दिस फोर्स इज अदर देन बॉयंट फोर्स से डिफरेंट है, इसका नाम विस्कस फोर्स होता है। तो ये अपने ऊपर एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। विस्कस फोर्स कौन लगाएगा? लिक्विड लगाएगा, लिक्विड उसके साथ में जैसे फ्रिक्शन होता है ना, इस तरीके से विस्कस फोर्स लगाएगा। तो ये विस्कस फोर्स की कैलकुलेट कैसे करते हो? 6 पाई ईटा आर वी से कैलकुलेट करते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें वो समझ लेते हैं। एफ इज विस्कस फोर्स, 6 इज ए नंबर, पाई इज ए नंबर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वो स्फेरिकल शेप का है ऑब्जेक्ट, तो स्फेरिकल शेप के लिए डिफाइंड है। अब कहने लगो कि क्यूबिकल शेप का है तब कितना होगा, क्यूबिकल शेप का तो रेडियस होता नहीं है, तो भाई उसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो स्मॉल आर उसकी वैल्यू लेके चलते हैं। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग डाउन इन द लिक्विड। आपने ऊपर से ड्रॉप कर दिया था एक स्टील बॉल, बियरिंग बॉल होती हैं, स्टील बॉल छोटी छोटी होती हैं, या एक मार्बल है, छोटा सा मार्बल है, उस मार्बल को आपने किसी ग्लिसरीन में फिल्ड एक ट्यूब में ड्रॉप कर दिया, या
इस वाटर से फिल्ड ट्यूब में ड्रॉप कर दिया, तो ये वाटर या ग्लिसरीन इस मार्बल के ऊपर जो विस्कस फोर्स लगा रहा है वो विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो एक तो ईटा पे डिपेंड कर रहा है, ईटा किसकी प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड भरा हुआ है उस ट्यूब में वाटर है या ग्लिसरीन है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कोफिशिएंट है। आर किसकी प्रॉपर्टी है, आर जो लिक्विड जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया है मार्बल उसका रेडियस, वो उसकी प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड वन इज वी, वी इज द वेलोसिटी बाय विच इट इज गोइंग डाउन, जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिर रहा है वो है वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट की है वेलोसिटी। तो इसका मतलब अब एफ की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो इनिशियली जब आपने ड्रॉप किया था तो कम वेलोसिटी के साथ गिर रहा था ऑब्जेक्ट मार्बल, तो उस समय उसके ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स भी कम थी। अब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और कोरेस्पोंडिंगली उसके ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स भी बढ़ती चली जाती है। तो ये विस्कस फोर्स लगातार बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है। इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग, वेरिएबल है, बढ़ती रहती है। हालांकि ये बाद में आकर के एक टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेता है, उससे आगे फिर नहीं बढ़ती है विस्कस फोर्स भी। टर्मिनल वेलोसिटी की कोरेस्पोंडिंग मैक्सिमम वैल्यू होती है विस्कस फोर्स की। तो ये कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी का तो स्टार्ट हो गया इसमें, लेकिन लार्जली नेक्स्ट पेज में इसको कंसिडर किया है, कवर कर रखा है, तो उसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि एक मैक्सिमम वैल्यू जितना अटेन कर लेता है कोई ऑब्जेक्ट, उस लगातार फिर उसी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है, वेलोसिटी उससे आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ही कवर करेंगे।